हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी की बात। देव और श्रुति परेशान होकर ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनका एक गलत स्टेप और उनकी लेडी बॉस उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूरी चली जाएगी। वे दोनों बहुत ही उलझन में पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर गलती करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब आगे देव और श्रुति अब तक ये तो समझ चुके थे कि कोई है जो नहीं चाहता कि उनको ये एंटीडोट मिले। हो ना हो ये वही इंसान का किया धरा होगा जिसने दीक्षा को इस तरह हार्म पहुंचाने की कोशिश की। वे दोनों बहुत उलझन में थे। तभी श्रुति के माइंड में कुछ क्लिक करता है। वह उस एंटीडोट वाले बोतल के पास जाकर उसके आसपास को ध्यान से देखती है। उसके फेस पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है और वह देव को अपना प्लान बताती है। देव, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। श्रुति हाँ में इशारा करते हुए अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर में ही वह एंटीडोट का बोतल एक दूसरे बोतल से रिप्लेस हो जाता है और वह बोतल नीचे की तरफ आ जाता है। श्रुति का आइडिया काम कर गया था। उन्हें एंटीडोट मिल चुकी थी। वे अपने बॉडी गार्ड्स को वहीं छोड़कर जाते हैं ताकि वे बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके और उस साइंटिस्ट की सिक्योरिटी भी देख सके। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके एंटीडोट लेने के बाद इस साइंटिस्ट की जान खतरे में पड़ जाएगी। वे वहां से निकल गए। देव ने अपने जेट पहले ही रेडी करवा रखे थे। श्रुति इस एंटीडोट को लेकर इंडिया जाने वाली थी। देव ने पहले ही अपने वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स की 2 टुकड़ी रेडी करवा दी थी जो एयरपोर्ट तक पहुंचने तक श्रुति की कार को प्रोटेक्ट करने वाले थे। मेहता हाउस, लिविंग हॉल। आज फाइनली ईशा का सपना पूरा होने वाला था, क्योंकि आज विहान उसकी दादी माँ से उसका हाथ जो मांगने आने वाला था। ईशा लिविंग रूम में बैठी हुई कुछ सोचने में लगी थी। एक दिन पहले ईशा को अचानक से अपने मॉम डैड की याद आ गई थी। जब वो बहुत छोटी ही थी, यूं कहीं अपने बचपन में ही थी, और उसके मॉम डैड अचानक से आए और नंदिनी जी के सामने अपना फैसला सुना दिया कि वे दोनों अलग हो रहे हैं। नंदिनी जी ने डाइवोर्स का रीजन जानना चाहा, पर दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। नंदिनी जी की नजर सामने अपनी मासूमियत के साथ खड़ी 10 साल की एक प्यारी सी मासूम बच्ची पर गई जो अपने मॉम डैड को ही देखने में लगी थी। उस वक्त वह छोटी थी और उसे डाइवोर्स का मतलब नहीं पता था। वो अपनी टिमटिमाती आंखों से दोनों की तरफ देख रही थी। तभी नंदिनी जी की नजर उस बच्ची पर पड़ी। वह अपनी ईशा के पास गई। जी हाँ, ये छोटी ईशा ही थी। वह प्यार से ईशा के सिर पर हाथ फेरने के बाद दोनों पति पत्नी की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, तुम दोनों अलग होना चाहते हो, पर इस बच्ची के बारे में तुम दोनों ने सोचा है? ये किसके साथ रहेगी? उद्धरण चिन्ह। पर ईशा के मॉम डैड शिवाय जी और चेतना जी को नंदिनी जी की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें अपनी मासूम बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया कि वह बिन माँ बाप के कैसे रहेगी। दोनों ने ही ईशा से अपनी नजरें फेरते हुए अपने अपने रास्ते चल दिए। कुछ दिन बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। फिर दोनों ने शादी भी कर ली और कुछ साल बाद उनके बच्चे भी हो गए। इन चंद सालों में उन्होंने ईशा की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं था कि वह किस हालत में है। ईशा की परवरिश दादी माँ कर रही थी। वे नहीं चाहती थी कि उनके बेटे और बहू की सजा मासूम सी ईशा को मिले। ईशा को पता चल चुका था कि उसके मॉम डैड अब साथ नहीं हैं। दोनों अलग अलग हो चुके हैं और दोनों में से किसी ने भी ईशा के बारे में पूछा तक नहीं। छोटी ईशा ये सुनकर बहुत रोई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। पर बदलते वक्त के साथ ईशा ने यह एक्सेप्ट कर लिया। फैमिली के नाम पर उसके लिए सिर्फ दादी माँ थी। कुछ दिनों बाद शिवाय जी अपनी दूसरी वाइफ के साथ मेहता हाउस आ गए। नंदिनी जी ने एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर ईशा ने उन्हें रोक लिया। जब उसे अपने मॉम डैड की अपने पार्टनर से शादी की खबर मिली तो वह टूट ही गई थी। उसे लग रहा था कि जब उन्हें अलग होना ही था तो उन्होंने उसे पैदा ही क्यों किया। उस दिन से ईशा के दिल में अपने मॉम डैड के लिए नफरत भर गई थी। उसके लिए रोज रोज घर पर अपने डैड, उनकी वाइफ और फैमिली को देखना मुश्किल हो रहा था। पर धीरे धीरे ईशा पूरी तरह इमोशनलेस होकर ये सब बर्दाश्त करती गई और इस तकलीफ को अपने दिल के किसी कोने में दबाती ही चली गई। उसने आज तक किसी से यह नहीं कहा था कि उसके मॉम डैड के इस तरह उसे मुंह मोड़कर चले जाने से उसे कितनी तकलीफ हुई। उसने खुद को इस तकलीफ के साथ जीना सीखा दिया था। वैसे तो ईशा के दिल में अपने मॉम डैड के लिए बेइंतहा नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह अगर दुनिया में किसी से हद से ज्यादा नफरत करती थी तो वह उसके मॉम डैड ही थे। वह अपने कैबिन के सोफे पर बैठी हुई अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। उसे उस 10 साल की ईशा के लिए बहुत बुरा लग रहा था।
उसे महसूस हो रहा था कि आखिर उस मासूम बच्ची की गलती ही क्या थी जो उसे इतना सब कुछ सहना पड़ा था। यही सब सोचते हुए उसके आंखों में अचानक आंसू आ गए। पर उसी वक्त विहान उससे मिलने के लिए आया था। उसने ईशा के आंसू देख लिए थे, पर ईशा ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और विहान की तरफ देखते हुए एक फेक स्माइल अपने फेस पर ले आई। तुम, उद्धरण चिन्ह, हम, तुमसे मिलने का मन हुआ तो चला आया। ये कहते हुए वह उसके बगल में बैठ जाता है। ईशा अपने दर्द को दिल के किसी कोने में दफनाते हुए विहान की कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लेती है। विहान उसे अपनी बाहों में थाम कर उसके सिर पर किस करते हुए खुद से बोला, बहुत आंसू बहा लिए तुमने। आई प्रॉमिस अब इन आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा और यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। शाम के वक्त ईशा को विहान का कॉल आया। ईशा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वह कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो विहान। उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा को टीज करते हुए बोला, हेलो जान बोलो, ये हेलो विहान क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। ईशा, हो गया तुम्हारा, आप बताओ फोन क्यों किया था। उद्धरण चिन्ह। विहान, बेबी कल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कोट। ईशा, तुम क्यों आ रहे हो, मैं खुद ही आ जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा को करेक्ट करते हुए बोला, जान तुम समझी नहीं, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ ताकि दादी माँ से तुम्हें मान सकूं। उद्धरण चिन्ह। ईशा को तो जैसे विहान की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपने आप को कंफर्म करवाने के लिए बोली, एक बार फिर से कहो जो तुमने अभी कहा। उद्धरण चिन्ह। विहान स्माइल करते हुए बोला, यस माई लव, तुमने सही सुना, अब हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। कोट। ईशा अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोली, विहान तुम्हें नहीं पता कि मैं ये सुनकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। कोट। विहान, सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए रेडी भी होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशा, अच्छा तो तुम खुद ही मेरे लिए ड्रेस क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते। उद्धरण चिन्ह। विहान, हाँ पॉइंट तो है इस बात में, कायदे से तुम्हें मेरी पसंद की आउटफिट कैरी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसे वीडियो कॉल किया और ईशा एक एक करके सारे आउटफिट्स दिखाती गई। विहान उन्हें बड़ी आसानी से रिजेक्ट करता जा रहा था। उसकी इस हरकत पर ईशा को गुस्सा आ जाता है। वह विहान की तरफ घूर कर बोली, ड्रेस निकालते निकालते मेरे हाथ दुख गए हैं, अब अगर तुमने एक बार भी रिजेक्ट किया ना तो फोन की स्क्रीन में घुसकर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी मैं। कोट। ईशा की धमकियां सुनकर विहान स्माइल करने लगता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी ये सारी ड्रेसेस भी तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगो, इसलिए मुझे मेरी चॉइस ढूंढने दो। ईशा ने थक हार कर एक पीच कलर की नेट की साड़ी निकाली, जिसे विहान ने एक बार में ही सिलेक्ट कर लिया। ईशा इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगने वाली थी। प्रेजेंट में ईशा अपने लिविंग रूम में बैठकर विहान और उसकी पूरी फैमिली का वेट कर रही थी। उसने आज विहान की सिलेक्ट की हुई वही साड़ी पहनी थी, जिसमें वह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे सिल्की बालों को खुला रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में विहान अपने मॉम डैड के साथ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी निगाहें ईशा पर पड़ती है, वह पलक झपकाना ही भूल जाता है। विहान की मॉम सारिका जी आगे बढ़कर ईशा को देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो ईशा बेटा। उद्धरण चिन्ह। ईशा स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू आंटी। शेखर जी स्माइल करते हुए ईशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आंटी नहीं अब मम्मा कहने की आदत डाल लो। ये सुनकर ईशा के फेस पर हल्की स्माइल आ जाती है। वे सभी बैठ जाते हैं। विहान तो कब से ईशा को ही देखने में लगा हुआ था। जब ईशा की निगाहें विहान पर पड़ी तो वह अपनी पलकें झुका लेती है, क्योंकि उसे बहुत शर्म जो आ रही थी विहान के इस तरह से देखने से। विहान के मॉम डैड ईशा को पहले से ही जानते थे, क्योंकि पहले वह विहान की फ्रेंड थी। सारिका जी तो तब से चाहती थी कि ईशा उनके घर की बहू बने, पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही थी। सारिका जी नंदिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, नंदिनी आंटी ये हमारी खुशनसीबी है कि ईशा हमारे घर की बहू बनने वाली है। ईशा से बेस्ट लड़की हमें विहान के लिए और मिल ही नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी जी, हमें भी बहुत खुशी होगी दोनों बच्चों को साथ देखकर। अब जल्द से जल्द हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शेखर जी और सारिका जी एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोले, आप ठीक कह रही हैं।
हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द इनकी शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। विहान अपने मॉम, डैड और दादी माँ की तरफ देखते हुए बोला, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं ईशा से अकेले में मिल सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। विहान का रिक्वेस्ट सुनकर जहाँ नंदिनी जी, शेखर जी और सारिका जी के फेस पर स्माइल आ गई, वहीं ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह खुद से बोली, अब ये मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी जी स्माइल करते हुए विहान को परमिशन दे देती हैं। विहान इशारे से ईशा को चलने का कहकर उसके रूम की तरफ चला जाता है। वहीं ऊपर से ईशा की सटेप मदर और ईशा के डैड मिस्टर शिवाय मेहता की वाइफ चेतना अपनी बेटी शैली के साथ अपनी जलती आंखों से फैमिली मीटिंग को देख रही थी। दरअसल शैली विहान को पसंद करती थी, पर विहान तो पहले से ही ईशा से प्यार करता था। शैली नहीं चाहती थी कि ईशा की शादी विहान से हो। चेतना तो पहले ही ईशा को पसंद नहीं करती थी। दोनों माँ बेटी एक जैसी ही थी। हॉस्पिटल में दीक्षा की तबीयत बढ़ते वक्त के साथ और खराब होती जा रही थी। आदित्य बस किसी तरह अपने आंखों से आंसू रोककर दीक्षा के हाथों को अपने हाथ में लिए हुए था। तभी वहाँ पर श्रुति एंटर होती है। उसे देखकर आदित्य झट से उठ जाता है। श्रुति की बॉडी पर भी जगह जगह चोटें लगी थी। एंटीडोट को न्यूयॉर्क से इंडिया लाने का ये रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ था। डॉक्टर्स ने जल्दी से वो एंटीडोट लेकर दीक्षा की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उनके इंजेक्ट करने के थोड़ी देर बाद तक दीक्षा की बॉडी ने किसी तरह का कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद उसे खून की उल्टियां होने लगी। ये देखकर आदित्य घबरा गया। वह डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ये दीक्षा को क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, इन्हें पॉइजन का एंटीडोट दिया गया है, इसलिए ये अभी इनकी बॉडी में ठीक उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे पॉइजन ने इनकी बॉडी में एंटर करने पर किया था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वहां से बाहर आ जाता है और सभी डॉक्टर्स दीक्षा को ट्रीट करने लगते हैं। शीतल जी घर पर नहीं थी, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। वही स्कूल से आने के बाद जब घर खाली खाली सा लगा तो नित्या ने एक सर्वेंट से पूछा। उसे दीक्षा की कंडीशन के बारे में पता चला। वह दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल आ गई। नित्या की नजर जब अपने आदित्य भाई पर पड़ी तो वह बहुत इमोशनल हो गई। वह आदित्य के सीने से लगे हुए रोते हुए बोली, भाई, भाभी को ये क्या हो गया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी प्रिंसेस, तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं होगा, शी विल बी परफेक्टली फाइन। कोट। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स दीक्षा के रूम से बाहर आ जाते हैं। उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां दीक्षा को मशीनों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर्स के बाहर आते ही आदित्य उनसे बेसब्री से पूछने लगा, डॉक्टर अब कैसी है मेरी वाइफ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, अब आपकी वाइफ खतरे से बाहर है। ये राइट टाइम पर एंटीडोट देने की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। पॉइजन ने इनकी बॉडी को काफी हद तक डैमेज किया है, इसलिए रिकवर होने में टाइम लग सकता है। स्पेशली इनकी डाइट का ध्यान रखना होगा। बाकी सब ठीक है, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर आदित्य के साथ साथ बाकी सबकी जान में जान आई। केयरिंग हस्बैंड। डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, अब आपकी वाइफ खतरे से बाहर है। ये राइट टाइम पर एंटीडोट देने की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। पॉइजन ने इनकी बॉडी को काफी हद तक डैमेज किया है, इसलिए रिकवर होने में टाइम लग सकता है। स्पेशली इनकी डाइट का ध्यान रखना होगा। बाकी सब ठीक है, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर आदित्य के साथ साथ बाकी सबकी जान में जान आई। अब आगे सभी दीक्षा से मिलना चाहते थे, पर उसके होश में आते तक डॉक्टर ने सबको उससे मिलने से मना किया था। कृतिका, मोहित, ईशान और नित्या दीक्षा के वार्ड के बाहर वहीं रुक जाते हैं। आदित्य डॉक्टर्स के कैबिन में चला जाता है। उसके पीछे पीछे वंश और श्रुति भी चले जाते हैं। आदित्य एक राउंड चेयर में बैठा हुआ कुछ सोचने में लगा था। वहीं वंश और श्रुति उसके अगल बगल खड़े थे। सभी डॉक्टर्स जिन्होंने दीक्षा का ट्रीटमेंट किया वे सभी सामने खड़े थे। आदित्य उनकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, दीक्षा को पॉइजन किस तरह दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। एक डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, सर मोस्ट प्रोबेबली उन्हें ये पॉइजन उनके खाने में दिया गया था। ये जहर की दूसरी डोज थी। उन्हें पहले भी एक बार पॉइजन दिया गया था, पर उसकी डोज बहुत कम थी, इसलिए उनकी बॉडी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
बट आई एम श्योर उनकी बॉडी में कुछ चेसेंस आए होंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बातें सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया। अब वह दीक्षा की कुछ दिन पहले की हेल्थ इश्यू के बारे में सोचने लगा। उसे समझ आ गया कि दीक्षा की बॉडी में वो सडन चेंजेस इस पॉइजन की वजह से हुआ था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये काम किया किसने होगा। इतना तो तय था कि सिर्फ बाहर का आदमी आदित्य की नाक के नीचे ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर आदित्य के घर में घुसकर उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की हिम्मत भी शायद ही कोई कर पाता था। मल्होत्रा हाउस की सिक्योरिटी सिस्टम इतनी टाइट थी कि किसी को एंट्री गेट तक पहुंचने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता था। इसके लिए बहुत कड़ी प्लानिंग करनी पड़ती, और ये सब तभी हो पाएगा जब आदित्य खुद चाहता हो। आदित्य समझ गया था कि इस काम के पीछे किसी अंदर वाले का हाथ भी जरूर है। ये सब सोचते हुए उसका चेहरा पूरी तरह डार्क हो चुका था। वह अपने डार्क हो चुके फेस के साथ सामने की तरफ देखता है। वह वंश को कुछ इशारा करता है। वंश डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए उन्हें जाने का बोलता है। उनके जाने के बाद आदित्य, वंश और श्रुति वहां से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद आदित्य वंश और श्रुति के साथ अपने सीक्रेट रूम पर आ जाता है, जो कि मल्होत्रा हाउस में ही बना हुआ था, जिसकी खबर आदित्य, वंश, श्रुति और देव के अलावा और किसी को नहीं थी। श्रुति ने भी आदित्य के कहने पर अपना ट्रीटमेंट करवा लिया था। अब वह काफी हद तक ठीक थी। आदित्य के सीक्रेट रूम में वे तीनों मौजूद थे। अंदर का माहौल पूरी तरह से सर्द हो चुका था। एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। आदित्य का चेहरा इस वक्त पूरी तरह से डार्क हो चुका था, क्योंकि किसी ने उसकी नाक के नीचे उसकी जान के साथ ये सब करने की जुर्रत की थी। इससे पहले भी दीक्षा पर एक अटैक हुआ था, जो कि आदित्य के लिए था, पर दीक्षा बीच में आ गई थी। उस वक्त भी दीक्षा की जान पर बन आई थी। आज दूसरी बार था जब दीक्षा की जान लेने की कोशिश की गई हो। आदित्य की पैनी निगाहें रितेश सिन्हानिया पर थी, पर वह उसके पार्टनर और पिछली बार के अटैक के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने रितेश सिन्हानिया को अभी तक उसके किए की सजा नहीं दी थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वह उसे आसानी से छोड़ने वाला था। उस कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए श्रुति आदित्य को न्यूयॉर्क के लैब में एंटीडोट लेने में उन्हें जो स्ट्रगल करने पड़े थे, उन सब के बारे में बता देती है। बॉस, इन सबसे तो यही लगता है कि कोई नहीं चाहता था कि हम उस एंटीडोट तक पहुँचे। आई थिंक देव और मुझ पर वो सारे अटैक्स उसी ने करवाए थे जिसने मैडम को पॉइजन दिया था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य श्रुति की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में बोला, उस साइंटिस्ट से कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। श्रुति, नहीं बॉस, उसका कहना था कि वह लैब में अपना रिसर्च वर्क कर रहा था। तभी अचानक से कुछ लोग आकर उसके लैब पर हमला बोल गए। उन सारे लोगों का फेस पूरी तरह से कवर था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वे कौन हैं और उस पर अटैक करना क्यों चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, हम उन अटैकर्स के बॉस को पता चल गया था कि हम उस एंटीडोट तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए उस साइंटिस्ट पर ये अटैक हुआ। जाहिर सी बात है, आदित्य मल्होत्रा से दुश्मनी मोल लेने वाला इंसान कोई कच्चा खिलाड़ी तो होगा नहीं। श्रुति। उद्धरण चिन्ह। श्रुति आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, जी बॉस। कोट। आदित्य, उस साइंटिस्ट की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि वो हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने में हेल्पफुल होगा। कोट। श्रुति आदित्य का ऑर्डर फॉलो करते हुए यस बॉस कहती है। फिर आदित्य वंश की तरफ देखते हुए बोला, वंश, जिसने भी ये किया है वो अकेला नहीं है। मल्होत्रा हाउस के अंदर भी कोई ऐसा है जो उससे मिला हुआ है। ध्यान रखो कि अंदर का कोई भी आदमी बाहर न जाने पाए। मुझे हाउस में काम करने वाले एक सर्वेंट की सारी डिटेल्स चाहिए, और सब पर अपनी पैनी नजर रखो। वो गद्दार जो कोई भी है, मुझे जल्द से जल्द मेरी आंखों के सामने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आदित्य का ऑरा बेहद डार्क हो गया था। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वह उस शख्स का क्या हाल करने वाला है। वंश आदित्य की तरफ देखते हुए यस बॉस कहता है। कुछ सोचने के बाद वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, मुझे लगता है कि इन सब में रितेश सिन्हानिया का हाथ हो सकता है। पिछली बार उसने आपको टारगेट बनाया था, पर मैडम बीच में आ गई थी। इस बार उसने सोचा होगा कि क्यों न मैडम पर ही निशाना बनाया है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी लाल आंखों के साथ बोला, अगर इन सब के पीछे रितेश सिन्हानिया का हाथ हुआ तो उसे उसके किए की ऐसी सजा दूंगा जिसे पूरा मुंबई देखकर कांप उठेगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ मेहता हाउस। विहान अपने मॉम डैड के साथ ईशा का हाथ मांगने आया था। उसे और ईशा को अब तक दीक्षा की हेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
दादी माँ के परमिशन के बाद विहान ईशा के कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं ईशा धीरे धीरे ये सोचते हुए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी कि आखिर विहान के मन में चल क्या रहा है। कहीं वो उससे शादी तोड़ने की बात तो नहीं करने वाला। इन सब का ख्याल आते ही ईशा का चेहरा गुस्से से तन गया। वह अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। वह जैसे ही अंदर आई और विहान पर फुटने ही वाली थी कि तभी विहान एक झटके में उसे अंदर खींचकर डोर लॉक कर देता है और उसे दरवाजे से सटा देता है। ईशा तो उसकी इस हरकत से शॉक्ड रह जाती है। वह अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से विहान को देखने लगती है। वह क्या सोचकर आई थी और यहाँ क्या हो रहा था। ईशा को अपनी तरफ यूं शॉक्ड होकर देखता देख विहान अपने फेस पर नोटी स्माइल लिए बोला, जान ऐसे क्या देख रही हो? माना कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे देखोगी जैसे कि मुझे अभी खा जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशा का गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वह अपने ब्लश करते हुए गुलाबी चेहरे के साथ विहान के सीने पर मारते हुए बोली, तुम भी ना। अब ये बताओ कि तुमने मुझसे अकेले में मिलने के लिए क्यों कहा? हम वहाँ भी तो सबके साथ एक दूसरे से मिल ही रहे थे ना। उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी टिमटिमाती आंखों से विहान की तरफ देखने लगी। वह सच में भूल चुकी थी कि आज वह विहान के फेवरेट लुक में है और विहान कब से उसे देख देख कर मदहोश हुए जा रहा था। विहान पहले स्माइल करता है, फिर ईशा के होंठों के पास जाकर उसे आहिस्ते से चूम लेता है। वह उसकी आंखों में देखने लगता है। ईशा को उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार नजर आता है। ये देखकर वह अपनी नजरें झुका लेती है। विहान अपनी इंटेंस मगर प्यार भरी आंखों से ईशा की तरफ देखते हुए बोला, जान पहले मेरी तरफ देखो। ईशा ब्लश करते हुए ना में सिर हिला देती है, जिससे विहान उसके और करीब आने लगता है। ईशा एक एक कदम पीछे लेने लगी। विहान उसके गालों को सहलाते हुए बोला, वो इसलिए वुड बी मिसेस विहान खुराना, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता था और वहाँ पर सबके होते हुए मैं तुम्हें अच्छे से कैसे देख सकता था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान बहुत रोमांटिक साउंड कर रहा था। आज उसके नोटी इरादे उसकी आंखों में साफ साफ झलक रही थी, जिसे फील करके ही ईशा को बहुत शर्म आ रही थी। विहान अपनी बात रखते हुए भी ईशा के करीब ही आ रहा था और वह उसी तरह एक एक कदम पीछे ले रही थी। पीछे सरकते सरकते अब स्पेस नहीं रह गया था। ईशा एकदम बेड से सट गई और जैसे ही पीछे हटने को हुई उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह डर के मारे विहान को पकड़ लेती है। विहान चाहता तो अपनी जान को संभाल सकता था, पर आज ईशा ने उसे अपने हॉट लुक से क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसलिए विहान ने ईशा के साथ गिरना चूज किया, क्योंकि वह भी तो कब से उसके करीब आना चाहता था। अब ईशा ने उसे खुद ये मौका दे दिया था। विहान ने ईशा की कमर को कसकर थाम लिया और बेड पर दोनों गिर गए। ईशा ने विहान को कसकर पकड़कर अपनी आंखें बंद किए हुए थी, तो वही विहान अपनी प्यार भरी नजरों से ईशा के चांद से चेहरे को निहार रहा था। ईशा के अपर लिप्स के पास एक तिल था, जो उसके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा था। विहान की नजरें ईशा के लाल होठों पर ही ठीक सी गई थी। जब ईशा को लगा कि वह गिरने से बच गई है, ये फील करके वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि विहान और उसका चेहरा एकदम पास पास है। इतने पास पास कि दोनों एक दूसरे की सांसों को अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे। ईशा विहान के इरादे भांपकर अपनी नजरें झुका लेती है। ये करते हुए वह काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। विहान तो बस उसमें आज खो जाना चाहता था। उसने अपनी प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए अपने एक अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, जान मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए धीरे से विहान की आंखों में देखती है। ईशा दोनों के बीच की दूरियों को मिटाते हुए विहान के गालों को अपने हाथों में भर लेती है और अपने गुलाबी होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है। विहान तो पहले ही ईशा के करीब आने के लिए तरस रहा था। अब जब ईशा खुद दोनों के बीच की दूरियों को मिटाते हुए करीब आई थी तो विहान उसके किस के एहसास में खोने लगा। ईशा विहान को बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी। विहान भी उसे किस बैक कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब ईशा की सांसें भारी हो जाती है तो विहान उसे रिलीज कर देता है। उसे किस करने के बाद ईशा के गाल लाल हो जाते हैं। विहान उसके होठों को सहलाते हुए बोला, जान अब मेरी बारी है। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल में दीक्षा को अब होश आ चुका था, पर वह अभी काफी वीक थी। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। उसे होश में आया देखकर कृतिका और बाकी सब अंदर गए। आदित्य और वंश अभी वहां मौजूद नहीं थे। दीक्षा सबसे पहले कृतिका से मिली। कृतिका की तो आंखें ही नम हो गई थी।
वह दीक्षा के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा तुम ठीक हो? कोट। दीक्षा बहुत धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। अभी उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए कृतिका उससे ज्यादा बातें नहीं करती। ईशान डॉक्टर को इन्फॉर्म करने गया था कि उसे होश आ चुका है। दीक्षा की आंखें तो आदित्य को ही ढूंढ रही थी, जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था। वह कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, दियादी कहाँ हैं? उन्हें आने के लिए कहिए ना, मुझे उनसे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मैं आदित्य को इन्फॉर्म करवाती हूँ, पर तुम अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस मत दो। कोट। पर दीक्षा आदित्य की रट लगाए हुए थे। वह जल्द से जल्द आदित्य को देखना चाहती थी। ईशान डॉक्टर को लेकर वहां आ गया, लेकिन दीक्षा अपना चेकअप करवाने से मना कर रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि पहले वह आदित्य को देखेगी, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट करवाएगी। दीक्षा को अपने जिद पर अड़ा देख कृतिका उसे डांटते हुए बोली, प्रिंसेस जिद मत करो। तुम्हें पता है ना, अभी भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अगर आदित्य को तुम्हारी इस जिद के बारे में पता चलेगा तो तुम पर वो बहुत गुस्सा होंगे। पर दीक्षा थी कि किसी की भी बातों का उस पर असर नहीं पड़ रहा था। वह बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। उसने अपनी जिद से पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा रखा था। तभी उस कमरे में एक सर्द आवाज गूंजी, डॉक्टर प्लीज ट्रीट हर। आदित्य ने यह इनडायरेक्टली दीक्षा के लिए ही कहा, वरना उसकी डिक्शनरी में सॉरी और प्लीज जैसे शब्दों का बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं था। आदित्य अपनी सर्द आंखों से दीक्षा को ही देख रहा था। अब जाकर वह डॉक्टर को खुद का चेकअप करने दे रही थी। थोड़ी देर तक उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर चला जाता है। कृतिका, वंश और बाकी सब भी बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद आदित्य दीक्षा की तरफ घूरते हुए बोला, ये क्या हरकतें थी? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपना सिर झुकाए हुए बोली, मैं आपको देखना चाहती थी, पर आप यहाँ थे ही नहीं तो मैं क्या करती? कोट। आदित्य डांटते हुए बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना चेकअप ही न कराओ। दीक्षा अपना सिर झुकाकर खुद से ही बोलने लगी, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। ये नहीं कि मुझे अब होश आ गया है तो मेरी हाल चाल पूछ ले कि मैं ठीक हूँ या नहीं। नजदीकियाँ। आदित्य डांटते हुए बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना चेकअप ही न कराओ। दीक्षा अपना सिर झुकाकर खुद से ही बोलने लगी, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। ये नहीं कि मुझे अब होश आ गया है तो मेरी हाल चाल पूछ ले कि मैं ठीक हूँ या नहीं। कोट। अब आगे। आदित्य उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखने लगा। दीक्षा कुछ बोलने के लिए हुई कि तभी उसके पेट पर तेज दर्द हुआ। आहे। दीक्षा की बहुत जोर से आह निकल गई। ये देखकर आदित्य को उसकी चिंता हो गई। उसने बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा, आपने अपनी बॉडी पर स्ट्रेस दे दिया होगा, इसलिए पेन हो गया। डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप अपनी बॉडी पर ज्यादा जोर न दें। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य घूरकर दीक्षा की तरफ देखने लगा। कुछ सोचते हुए दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर आदित्य को उसकी फिक्र होने लगी। वह अपने दोनों हाथों से दीक्षा के गालों को भरकर उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और आदित्य के सीने से लग गई। आदित्य उसे बड़े ध्यान से अपनी बाहों में थामकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद भी जब आदित्य को अपनी शर्ट गीली सी महसूस होती है तो वह आहिस्ते से दीक्षा को खुद से अलग करता है तो देखता है कि उसकी वाइफी अभी भी रो रही थी। आदित्य प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, हे, तुम रो क्यों रही है? डोंट वरी, ये दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने आंखों में आंसू लिए हुए ही बोली, आदि मुझे क्या हो गया था? क्या मैं मरने वाली हूँ? दीक्षा ने अपनी खून की उल्टियाँ देख ली थी, इसलिए उसे डर सता रहा था कि उसे कोई सीरियस डिसीज हो गई है और अब वह नहीं बचेगी। आदित्य उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए उसके आंसू पोंछता है, फिर उसे डांटते हुए बोला, जस्ट शट अप, तुमसे किसने कहा कि तुम मरने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा मासूम सी शक्ल बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, किसी ने भी नहीं, पर मुझे ऐसा लगा। बताए ना मुझे क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बताऊंगा, पर अभी नहीं, अभी तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, इसलिए तुम रेस्ट करोगी, अंडरस्टैंड? दीक्षा ने ज्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि अभी अभी वह अपनी बॉडी पर जोर देने का खामियाजा भुगत चुकी थी।
दीक्षा चुपचाप बेड पर लेट जाती है। आदित्य प्यार से उसके सिर को सहलाने लगता है। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर आदित्य आहिस्ते से दीक्षा के पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। दीक्षा उसके सीने पर अपना सिर टिका देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसके सिर पर किस करता है और उसके पीठ को आहिस्ते आहिस्ते सहलाने लगता है। अब जल्द से जल्द वह उस इंसान का पता लगवाना चाहता था जिसने उसकी वाइफी के साथ ये करने की जुर्रत की थी, ताकि वह उसे उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा दे पाए। आदित्य की बाहों में दीक्षा को एक सुकून मिलता है। इसी सुकून के एहसास में वह नींद के आगोश में चली जाती है। जब आदित्य श्योर हो जाता है कि दीक्षा अब सो चुकी है तो वह आहिस्ते से उसे बेड पर आराम से सुलाता है और वह वहां से उठ जाता है। रात होने को थी। मोहित, नित्या, ईशान, कृतिका सब अभी तक वहीं पर मौजूद थे। डॉक्टर ने दीक्षा के साथ किसी एक को ही रुकने की परमिशन दी थी, पर कृतिका थी कि अपनी प्रिंसेस को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। आदित्य ने वंश की तरफ इशारा किया। वंश कृतिका को समझा बुझाकर घर चलने के लिए मना लेता है। आदित्य वंश को कृतिका के साथ घर जाने के लिए बोल देता है। उनके जाने के बाद वह नित्या, मोहित और ईशान को भी घर के लिए भेज देता है। वह ईशान से कहकर अपने लिए कपड़े भिजवाने को बोलता है, क्योंकि वह सुबह से उन्हीं खून के धब्बे लगे शर्ट में था। मेहता हाउस, ईशा का रूम। ईशा विहान को बहुत प्यार से किस कर रही थी। विहान भी उसे किस बैक कर रहा था। काफी देर बाद जब ईशा की सांसें भारी होने लगती हैं तो विहान उसे रिलीज कर देता है। इस किस के बाद ईशा का चेहरा गुलाबी हो गया था। विहान उसके गुलाबी चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जान अब मेरी बारी। उद्धरण चिन्ह। ईशा का तो पहले ही शर्म से बुरा हाल था। विहान जैसे ही उसके होठों के करीब आया, वह शर्मा कर पीछे पलट जाती है, जिससे ईशा की सेक्सी बैक उसके सामने आ जाती है। विहान अपने आप पर कंट्रोल न करते हुए आहिस्ते से अपनी उंगलियां ईशा की खुली पीठ पर चलाने लगता है। उसके इस मदहोशी भरे टच से वह सहने लगी थी। उसकी पकड़ बेड सीट पर कस जाती है। विहान उसकी पीठ पर उंगली फिराते हुए उसकी कमर के पास आ जाता है। उस पर उंगलियां चलाने के बाद वह आहिस्ते से झुककर उन्हें किस कर लेता है। वह ईशा के कानों के पास अपने होंठ लाकर अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, जान यू आर सो सेक्सी। उद्धरण चिन्ह। विहान के इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करने से ईशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वह ईशा को पलटकर अपने सामने कर लेता है और उसके माथे पर आहिस्ते से किस करने के बाद बोला, अभी थोड़ी देर और तुम मेरे सामने रही तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। हम आगे का प्रोसेस अपनी सुहागरात पर कंटिन्यू करेंगे। ये कहते हुए वह ईशा की तरफ एक आई विंक कर देता है। ईशा शर्म के मारे पूरी तरह लाल हो जाती है। वह विहान को धक्का देकर बेड से उठ जाती है। झट से अपने कपड़े ठीक करके वह दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसे यूं शर्मा कर बाहर जाता देख विहान उसके बेड पर लेटकर स्माइल करने लगता है। उसे अपने रूम से शर्मा कर इस तरह से भागता देख शैली अपनी जलती आंखों से उसे वहां से जाता देखती है। वह अपनी मॉम जो कि उसके बगल में खड़ी थी, उससे बोली, मॉम दिस कांट बी ट्रू। विहान ईशा दी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उद्धरण चिन्ह। चेतना भी अपने फेस पर शातिर स्माइल लेकर बोली, डोंट वॉरी बेटा, इस लड़की को जितना उछलना है उछलने दो। आई हैव अ प्लान। विहान की शादी तुमसे ही होगी, ईशा से नहीं। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी वहाँ से जाने लगी। ईशा चुपचाप आकर सोफे के एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर बाद विहान भी वहाँ सबके बीच आ जाता है। वह अपनी आंखों में शरारत लिए ईशा को ही देख रहा था, पर ईशा थी कि शर्म के मारे विहान की तरफ देख भी नहीं रही थी। नंदिनी जी, तो फिर तय रहा, आने वाले 15 दिन बाद ईशा और विहान की शादी होगी। कोट। सारिका जी, जी आंटी, और इनकी एंगेजमेंट हम 2 दिन बाद रखते हैं। नंदिनी जी हाँ में सिर हिला देती हैं। दोनों फैमिली के बीच बातें होती हैं, फिर वे वहाँ से जाने लगते हैं। विहान जाने से पहले ईशा से मिलता है। वह उसके कमरे में जाकर उसे पीछे से हग करते हुए उसके गालों पर किस करके बोला, अब तो तुम खुश हो ना। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ पलटते हुए अपना सिर उसके सीने पर टिकाते हुए बोली, हम अब जल्द से जल्द तुम मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मेरा दम घुटता है। ये सुनकर विहान उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कोट। विहान ईशा के कमरे से निकलकर अपने मॉम डैड के साथ खुराना मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हॉस्पिटल में आदित्य को उसके कपड़े मिल गए थे।
वह अपने वीआईपी वार्ड से अटैच्ड वॉशरूम में जाकर शोवर लेता है। अपने कपड़े चेंज करके वह बाहर आ जाता है। दीक्षा अभी भी सो ही रही थी। आदित्य दीक्षा के सोते हुए मासूम चेहरे को देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके पास आ जाता है और बेड पर आहिस्ते से बैठ जाता है। हल्के हाथों से वह दीक्षा के हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लेता है। इस किस के एहसास में दीक्षा की आंखें खुल जाती है। वह अपने दोनों हाथ हवा में करके आदित्य की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखती है। आदित्य पहले तो स्माइल करता है, फिर दीक्षा के पास जाकर आहिस्ते से उसे उठाकर बेड से सटाकर बिठाता है। दीक्षा अपने रूखे सूखे चेहरे के साथ आदित्य की तरफ देखकर बोली, वॉशरूम जाना है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य आहिस्ते से उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम यूज करने के बाद वह दीक्षा को वॉश बेसिन के पास लाकर गीले कपड़े से उसका चेहरा साफ करता है। फिर उसके फेस पर फेस क्रीम लगाकर वापस बेड पर ले आता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। दीक्षा आदित्य के सीने पर सिर रख कर बैठी हुई थी। वहीं आदित्य अपने एक हाथ से उसके हाथों को पकड़े हुए उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था। दीक्षा अभी काफी वीक थी। यह आदित्य उसे अपनी गोद में उठाते ही समझ गया था, क्योंकि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसने उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। दीक्षा आदित्य के सीने पर सिर टिकाए हुए धीरे से बोली, आदि मुझे क्या हो गया था? आदित्य उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी किसी ने तुम्हें होम पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, पर अब तुम खतरे से बाहर हो। कोट। दीक्षा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, अभी मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है। आदित्य उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, बस कुछ दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कोट। दीक्षा अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, आदि बहुत भूख लगी है। आदित्य कुछ ऑर्डर करता है। 10 मिनट के अंदर वहां पर दीक्षा के लिए हेल्दी सूप हाजिर हो जाता है। ये देखते ही दीक्षा अपनी नाक मुंह सिकुड़ने लगती है। ये देखकर आदित्य स्माइल करता है और उसकी नाक खींचते हुए बोला, बदमाश। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ आस भरी निगाहों से देखते हुए बोली, आदि। आदित्य अपने हाथों में वो सूप लेकर दीक्षा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हम। दीक्षा एक बार फिर नाक सिकुड़ने लगी। वह अपने चेहरे पर मासूमियत लेकर बोली, आदि मुझे ये गंदी सूप नहीं पीनी। आदित्य दीक्षा को आंखें दिखाता है, जिससे दीक्षा पप्पी फेस बना लेती है। उसे न चाहते हुए भी वो सूप पीना पड़ता है। आदित्य एक एक स्पून लेकर दीक्षा को वो सूप पिलाने में लगा था। दीक्षा बेमन से चुपचाप सूप पिए जा रही थी। सूप पिलाने के बाद आदित्य आहिस्ते से उसके मुंह को टिश्यू से साफ कर देता है। दीक्षा उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोली, आदि मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज हम घर चलते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा के गालों को प्यार से सहलाकर उसे समझाते हुए बोला, वाइफी अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, जैसे ही तुम रिकवर कर लेती हो हम घर चले जाएंगे। दीक्षा मायूस होकर बस आदित्य को ही देखने लगती है। उसे हॉस्पिटल की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अनफॉर्चुनेटली उसे अब तक 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मल्होत्रा हाउस। तारिका जी का रूम। नताशा जी सोफे पर बैठी हुई तारिका जी को देखने में लगी थी। वह उनकी तरफ देखते हुए यकायक बोली, भाभी सच सच बताइए, कहीं दीक्षा के इस हाल के पीछे आपका हाथ तो नहीं? कोट। तारिका जी नताशा जी की तरफ देखकर बोली, नताशा क्या तुम पागल हो गई हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तुम जानती हो ना मेरे बेटे की एक गलती पर आदित्य ने उसका क्या हाल किया। ये तो फिर भी उसकी वाइफ की जान पर बनाई थी। मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नताशा जी, अच्छी बात है भाभी, पर दीक्षा पर इतना बड़ा अटैक, वो भी इस तरह से, ये हिम्मत कौन कर सकता है, वो भी आदित्य की नाक के नीचे। उद्धरण चिन्ह। एंगेजमेंट की एक्साइटमेंट। तारिका जी नताशा जी की तरफ देखकर बोली, नताशा क्या तुम पागल हो गई हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तुम जानती हो ना मेरे बेटे की एक गलती पर आदित्य ने उसका क्या हाल किया। ये तो फिर भी उसकी वाइफ की जान पर बन आई थी। मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है। कोट। नताशा जी, अच्छी बात है भाभी, पर दीक्षा पर इतना बड़ा अटैक, वो भी इस तरह से, ये हिम्मत कौन कर सकता है, वो भी आदित्य की नाक के नीचे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वहीं वरुण जी लिविंग एरिया में अकेले बैठे हुए थे। उन्हें भी दीक्षा के बारे में पता चला था। उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगा कि दीक्षा के साथ लगातार दूसरी बार ये जानलेवा अटैक हुआ था। थोड़ी देर तक लिविंग एरिया में बैठने के बाद वो अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं।
तारिका जी आराम से सोफे पर बैठकर अपनी नेल्स पर नेल पेंट लगा रही होती है और बड़ी नजाकत से उस पर फूंक भी मार रही थी। वरुण जी सोफे पर तारिका जी के सामने बैठ गए। अपनी भावहीन आंखों से वो तारिका जी की तरफ देखने लगे। वरुण जी को अपनी तरफ घूरता देख तारिका जी बोली, क्या हो गया, आप मुझे ऐसे क्या घूर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वरुण जी अपने भावहीन चेहरे के साथ बोले, सच सच बताना, कहीं दीक्षा की इस हालत के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? ये सुनकर तारिका जी एकदम से चिढ़ उठी। वो वरुण जी की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, सबको ऐसा ही क्यों लग रहा है कि दीक्षा की हालत के पीछे मैं ही रहूंगी? मैं भी आप सब की तरह इंसान हूँ, कोई चुड़ैल नहीं जो किसी की जान लेने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी तुमने देखा ना आदित्य ने मेरे बेटे की क्या हाल कर दी है। उस वक्त तो अपने बेटे को तुम बचा नहीं पाए और अब चले आए मुझ पर इल्जाम लगाने। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी की बातें सुनकर वरुण जी की भावहीन आंखों में एक दर्द उमड़ आया। वो जानते थे कि आर्यन उनका बेटा है, पर वे उसे बचा नहीं पाए। वे कभी नहीं चाहते थे कि आर्यन इस तरह का बन जाए। उसकी गलती थी ही इतनी बड़ी कि वो चाहकर भी उसे नहीं बचाना चाहते थे। वरुण जी अपनी भावहीन आंखों में एक दर्द लिए तारिका जी को देखते हुए बोले, देखो तारिका, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, प्लीज तुम ऐसी कोई गलती मत करना जिसके लिए तुम्हें मेरी तरह जिंदगी भर पछताना पड़े। ये कहते हुए वरुण जी की आंखों में एक गिल्ट तैराई। तारिका जी उनकी तरफ देखते हुए खुद से बोली, वरुण तुमने गलती तो की है। गलती नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफी की है जो इतनी प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर तुमने उस औरत का हाथ पकड़ा जिसे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। तारिका जी ने एक नजर वरुण जी को देखा और उनकी बातों को जवाब दिए बगैर ही वहां से जाने लगी। हॉस्पिटल में दीक्षा भी दवाई के नशे में जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। आदित्य वही सोफे पर बैठकर अपने काम खत्म करने के बाद दीक्षा के पास आया और उसे आहिस्ते से अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वंश का अपार्टमेंट। कृतिका बिना कुछ खाए पिए ही अपने बेडरूम के सोफे पर बैठी हुई थी और अपने ही ख्यालों में खोई थी। जब वंश लिविंग रूम से आकर किचन की तरफ गया तो खाना बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा था। वह कुछ सोचते हुए अंदर आया तो कृतिका गुमसुम सी अपने ही ख्यालों में डूबी थी। वंश उसके पास आकर उसके कंधे पर अपने हाथ रखता है, जिससे कृतिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह वंश की तरफ देखकर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। बस अभी। वंश उसके बगल में बैठते हुए दो टूक में जवाब देता है। कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलिए मैं आपके लिए डिनर सर्व कर देती हूँ। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, और तुम? उद्धरण चिन्ह। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, कृतिका ने ये बेमन से कहा। ये सुनकर वंश उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बिना डिनर करूंगा? वंश का केयरिंग जेस्चर देखकर कृतिका की आंखें नम हो जाती है। वह अपनी झिलमिलाती आंखों से वंश की तरफ देखने लगती है। ये देखकर वंश अपनी बाहें फैला देता है। कृतिका झट से वंश की बाहों में दुबक जाती है। वंश उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, आई नो तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस की बहुत फिक्र हो रही है, पर अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगी। जब तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें बीमार देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश के सीने में ही सुबक रही थी। वंश उसे आहिस्ते से खुद से अलग कर उसके गालों को अपने हाथों में भर कर उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, मेरी बॉस से बात हो गई है। मैडम ने खाना खाकर दवाई ले लिया है और अभी आराम से सो रही हैं। साथ ही बॉस ने ये भी कहा है कि तुम दीक्षा की ज्यादा फिक्र ना करो, वरना दीक्षा को अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने अपनी नम आंखों के साथ हाँ में सिर हिलाया। वंश उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो डिनर कर लो, ज्यादा देरी तक भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। वंश उसे लेकर एक चेयर पर बिठा देता है, खुद उसके और अपने प्लेट पर डिनर सर्व करता है। दोनों डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद दोनों बेडरूम में वापस आ जाते हैं। कृतिका वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है। वंश अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठकर काम करने लगता है। कृतिका की आंखों में आज नींद बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वह इधर उधर कमरे में टहल रही थी। टहलते हुए भी उसका सारा ध्यान वंश के ऊपर ही था। वंश लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए ही कृतिका की तरफ देखे बिना बोला, इधर आओ। कृतिका को मन ही मन शौक लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंश को देखे बिना ही कैसे पता चला कि वह उसे कब से देख रही है। कृतिका अपने छोटे छोटे कदमों के साथ वंश के पास आकर सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। वंश लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोला, तुम अब तक सोई नहीं? उद्धरण चिन्ह।
कृतिका वंश की तरफ ही देखते हुए बोली, नींद नहीं आ रही थी। वंश अपने एक हाथ से कृतिका के सिर को सहलाते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। ये सुनकर कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आप भी तो अभी जगे हुए हैं, रात तो सबके लिए एक जैसी होती है ना। उद्धरण चिन्ह। कृतिका के ऐसा कहने पर वंश खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वह उसकी तरफ देखकर बोला, बस थोड़ा सा काम और बचा है, फिर मैं भी सो जाऊंगा। कृतिका खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, और ये थोड़ा सा काम कितने घंटों का है ये तो मैं ही जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसे खुद में बड़बड़ाते हुए देख वंश काम करते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? कृतिका झट से ना में जवाब देती है। वह वंश को एकटक देखते हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिका देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। 5 मिनट बाद जब वंश उसके चेहरे की तरफ देखता है तो स्माइल करते हुए उसके माथे को चूम लेता है। कृतिका नींद में होने के कारण बार बार उसके कंधे से सरक रही थी। ये महसूस करके वह उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। कृतिका गहरी नींद में थी, इसलिए उसने वंश की कमर के चारों तरफ अपने मुलायम हाथों को लपेट लेती है और उसके सीने में अपना सिर टिका देती है। इस वक्त वह बिल्कुल किसी मासूम बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। वंश काम करते हुए बीच बीच में उसके सिर पर किस भी कर रहा था। कृतिका को वंश की बाहों में एक सुकून का एहसास हो रहा था, बस इसी एहसास में वह चैन की नींद ले रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब वह अपने काम खत्म कर लेता है, अपने लैपटॉप को बंद करके पहले कृतिका को अपनी बाहों में लपेटकर उसे फील करता है और उसके माथे को चूमकर आहिस्ते से बोला, पता नहीं मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, पर आखिरकार मुझे तुमसे प्यार हो ही गया, मिसेस सिन्हानिया। ये कहते हुए वह आहिस्ते से कृतिका के होठों को चूम लेता है। वह अपनी प्यार भरी आंखों से कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। ये कहते हुए वह आहिस्ते से कृतिका के मुलायम हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूम लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आहिस्ते से लेटा देता है। जब वह उसे सुलाकर वापस उठने के लिए होता है तो कृतिका अपनी मजबूत पकड़ से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। वंश बहुत कोशिश करता है उससे अपनी शर्ट छुड़वाने की, पर कृतिका की पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए वह अपनी हर कोशिश में नाकामयाब हो गया। आखिर में वह कृतिका के बगल में ही लेट गया। उसने ब्लैंकेट से खुद को और कृतिका को कवर कर दिया। थोड़ी देर तक वह कृतिका को यूं ही निहारता रहा। फिर जब कृतिका की पकड़ उस पर से लूज हुई तो वह वहां से उठ गया और कृतिका के माथे को चूमते हुए वहां से सोफे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में वह भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह कृतिका की नींद वंश से जल्दी खुलती है। जैसे ही कृतिका की आंखें खुलती हैं, वह जम्हाई लेते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि वह अपने बेड पर है। उसे ध्यान आता है कि कल रात को वह वंश के पास ही सो गई थी। वह समझ जाती है कि वंश ही उसे लाकर बेड पर सुला दिया होगा। ये सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वह बेड से उठकर सोफे की तरफ चली जाती है जहां वंश सुकून से सो रहा था। कृतिका उसके एकदम पास बैठ जाती है। वह सोते हुए किसी क्यूट से मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। कृतिका आहिस्ते से उसके बिखरे बालों पर अपने हाथ फेरकर उसे सेट कर देती है और वंश के फेशियल फीचर को ध्यान से नोटिस करने लगती है। उसके हैंडसम चेहरे और परफेक्ट फेशियल फीचर को देखते हुए कृतिका के मन में क्या आता है और वह अपने मुलायम उंगलियों को वंश के गुलाबी होठों की तरफ बढ़ाकर उन्हें प्यार से छूने लगती है। ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी अचानक वंश अपनी आंखें खोल कृतिका के उस हाथ को झट से पकड़ लेता है जो अभी उसके होठों पर चल रहे थे। ये देखकर कृतिका तो एकदम से सकपका जाती है, क्योंकि उसकी चोरी अब पकड़ी गई थी। वंश को कृतिका के फेस एक्सप्रेशन देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह मन ही मन कृतिका की हालत पर स्माइल करता है। कृतिका अपनी नजरें झुकाकर अपनी सफाई देते हुए बोली, वो मैं। वंश उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके सेंटेंस को पूरा करते हुए बोला, आपका नींद में फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी हम। वंश अपनी इंटेंस नजरों से कृतिका की तरफ उसे डराने के लिए देखने लगता है। ये सुनकर कृतिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह वंश को धक्का देकर ब्लश करते हुए बाथरूम की तरफ दौड़ लगा देती है और झट से दरवाजा बंद कर लंबी लंबी सांसें लेती है। वंश उसकी इस क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगता है। हॉस्पिटल में आदित्य दीक्षा को अभी सूप ही पिला रहा था कि तभी उसके वार्ड में कोई एंटर करता है। ये ईशा और विहान थे, जिन्हें दीक्षा की हालत के बारे में पता चला तो वे उसे देखने के लिए आ गए थे। ईशान से उन्हें सब पता चल गया था। विहान दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी अब आप कैसा फील कर रही हैं?
दीक्षा अपने मुरझाए हुए चेहरे के साथ बोली, पहले से ठीक फील कर रही हूँ। दीक्षा के फेस को देखकर ही पता चल रहा था कि अभी भी उसकी बॉडी में काफी वीकनेस है। ईशा उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। क्योंकि अगर तुम यहाँ बेड पर पड़ी रही तो हमारी शादी में डांस कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। शादी और डांस सुनकर दीक्षा एकदम से एक्साइटेड हो गई। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, वाओ विहान भाई, ईशा दी, आप दोनों शादी करने वाले हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ईशा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है और 15 दिन बाद हमारी शादी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी क्यूट सी दीक्षा जल्द ही ठीक हो जाए और हमारी शादी अटेंड करे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा यह न्यूज़ सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ईशा दी, विहान भाई, मैं आप दोनों की एंगेजमेंट फंक्शन भी जरूर अटेंड करूंगी। ये कहते हुए वह आदित्य की तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगती है। आदित्य उसकी तरफ घूर कर देखता है। जारिला किड। ईशा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है और 15 दिन बाद हमारी शादी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी क्यूट सी दीक्षा जल्द ही ठीक हो जाए और हमारी शादी अटेंड करे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा यह न्यूज़ सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ईशा दी, विहान भाई, मैं आप दोनों की एंगेजमेंट फंक्शन भी जरूर अटेंड करूंगी। ये कहते हुए वह आदित्य की तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगती है। आदित्य उसकी तरफ घूर कर देखता है। अब आगे। दीक्षा उसकी तरफ देखकर पप्पी फेस बना देती है, पर आदित्य पर कोई असर नहीं होता है। वह अपने फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए हुए ही बोला, कोई जरूरत नहीं है मासूमियत दिखाने की, मैं इस बार नहीं पिघलने वाला, सो अपनी बेकार की कोशिशें बंद करो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा का चेहरा पूरी तरह लटक जाता है। पर आदित्य का कहना भी सही था, क्योंकि दीक्षा अभी ठीक से रिकवर नहीं कर पाई थी और आदित्य उसकी हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे भी अब तो वह दीक्षा को लेकर और भी केयरफुल रहने वाला था। दीक्षा अपने लटकाए हुए फेस के साथ आदित्य की तरफ एक नज़र देखकर बोली, आप बहुत बुरे हैं। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहे जो भी कह लो, पर जब तक तुम रिकवर नहीं कर लेती मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, समझ में आई बात? उद्धरण चिन्ह। वहीं ईशा और विहान आदित्य और दीक्षा को इस तरह से देखकर स्माइल करने लगते हैं। वे दोनों तो हमेशा से यही चाहते थे कि दीक्षा और आदित्य एक हो जाएं, और उनका ये सपना पूरा भी हुआ। दीक्षा अपनी आखिरी कोशिश करते हुए ईशा की तरफ देखकर बोली, दी प्लीज आप आदि से कहिए ना कि मुझे आपके एंगेजमेंट में जाने की परमिशन दे दें। उद्धरण चिन्ह। ईशा दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, बच्चा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ, पर योर हस्बैंड इज राइट, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। ईशा के ये बोलते के साथ दीक्षा का आखिरी दांव भी फेल हो गया। वह मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गई। आदित्य, विहान और ईशा सोफे पर आ गए। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आदित्य, ये सब हुआ कैसे? आदित्य अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सामने देखते हुए दोनों को सारी बातें बता देता है। विहान को पूरी बात सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह अपने फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए बोला, क्या? पर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मल्होत्रा हाउस की टाइट सिक्योरिटी को ब्रेक कर ये करने की जुर्रत की? उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, अभी तक तो पता नहीं, पर वो जो भी है बहुत जल्द मेरी आंखों के सामने होगा। आई विल बर्न हिम अलाइव। ये कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। ईशा और विहान को भी पता था कि आदित्य उस गुनहगार को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। जब अपनी वाइफ को छूने की कोशिश करने वाले आर्यन को अगर कोमा में पहुंचाया था तो इसने तो उसकी जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए उसकी बद से बदतर सजा मिलनी तो तय थी। विहान, आदित्य, कहीं इन सब में उस रितेश सिन्हानिया का हाथ तो नहीं? क्योंकि पिछली बार उसने तुझे टारगेट बनाया था, पर दीक्षा भाभी बीच में आ गई थी। क्या पता उसने इस बार दीक्षा भाभी को ही टारगेट बना लिया हो। कोट। आदित्य अपनी जलती आंखों के साथ बोला, उसकी इतनी औकात नहीं कि वह आदित्य मल्होत्रा की वाइफ पर इस तरह से अटैक कर सके, पर अगर फिर भी उसने गलती से भी ये जुर्रत की तो मैं उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को यमराज के दर्शन करवाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी आदित्य को वंश का कॉल आ जाता है। वह उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह वापस आ जाता है। ईशा और विहान दीक्षा को उसका ख्याल रखने का कह
उसे जल्दी ठीक होने के लिए बोलते हैं और वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वंश का अपार्टमेंट। वंश रेडी होकर कब से कृतिका का वेट कर रहा था, पर कृतिका थी कि बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। दरअसल कृतिका को अपनी सुबह की हरकतों को लेकर वंश को फेस करने से बहुत शर्मा रही थी, इसलिए बाथरूम में बहुत टाइम लगा रही थी। इधर वंश कब से कृतिका का वेट कर रहा था। उसने अब अपने बॉस से भी बात कर ली थी, पर कृतिका थी कि बाथरूम से बाहर ही नहीं आई थी। वंश सोच में पड़ गया, आखिर ये लड़की पिछले 2 घंटे से बाथरूम में कर क्या रही है। कुछ सोचते हुए वंश को उसकी और कृतिका के मोमेंट्स याद आ गए। अब उसे समझ आ रहा था कि कृतिका बाहर क्यों नहीं आ रही है। वंश कृतिका को बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देते हुए बोला, कृतिका और कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी बाहर आओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ ही ब्रेकफास्ट करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका अंदर से ही बोली, आप आज ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि मुझे भूख नहीं है। कृतिका ने सोच रखा था कि वंश के ऑफिस जाने के बाद वह बाहर आएगी, पर यहाँ वंश उसके प्लान को फ्लॉप करने पर तुला हुआ था। वंश भी अपनी कोल्ड टोन में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चुपचाप जल्दी बाहर आओ। और तुम्हें भूख क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। कृतिका को जब कोई बहाना नहीं सूझा तो वह फटाफट बोली, क्योंकि आज फ्राइडे है ना इसलिए। वंश उसकी बेतुकी बातें सुनकर सोचने लग जाता है, क्या आज फ्राइडे है, इसका मतलब क्या ये ब्रेकफास्ट नहीं करेगी? कृतिका भी अपनी बातें रिपीट करके अपने सिर पर एक चपत लगाती है और खुद से बोली, क्या कृतिका तुम्हें तो ठीक से बहाने बनाने भी नहीं आते? कम से कम कुछ ऐसा तो बोल दिया होता जिससे वंश कन्विंस हो जाते। उद्धरण चिन्ह। कृतिका एक्सप्लेन करते हुए बोली, वो मेरे कहने का मतलब है कि आज फ्राइडे है ना, तो वीकेंड की खुशी में मुझे भूख ही नहीं लगती। वंश कृतिका के लेम एक्सक्यूजेस सुनकर अपना माथा दबाने लगता है। वह समझ रहा था कि कृतिका उससे बहाने बना रही है। उसने अब कुछ नहीं कहा और बाथरूम की डुप्लीकेट की लेकर बाथरूम का दरवाजा खोल दिया, जहां कृतिका अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के बीच मसल रही थी। वंश को अपने सामने देखकर वह एकदम से सकपका गई, पर वंश उसका ध्यान तो कहीं और ही था। कृतिका ने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ब्लैक कलर की सेक्सी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ वह बहुत ही हॉट लग रही थी। वंश की निगाहें तो बस कृतिका पर जम सी गई थी। वंश को अपनी तरफ यूं बिना पलके झपकाए देख कृतिका एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप अंदर कैसे आए? वंश उसे टीज करते हुए बोला, ऑफ कोर्स दरवाजे से। कृतिका, वो तो मुझे भी पता है कि आप दरवाजे से ही आए हैं, पर मैंने तो डोर अंदर से लॉक किया था ना। उद्धरण चिन्ह। वंश उसके करीब जाते हुए बोला, जब मेरी वाइफी पिछले 2 घंटे से दरवाजे नहीं खोलेगी तो मुझे तो फिक्र होगी ही ना। बस इसी फिक्र ने मुझे अंदर आने पर मजबूर कर दिया। ये कहते हुए वह कृतिका के एकदम करीब आ गया। वंश के आगे बढ़ने के साथ ही कृतिका भी पीछे सरकने लगी थी, पर अब बाथरूम की वॉल पर वह पूरी तरह सट चुकी थी। वंश उसके एकदम करीब आ गया। कृतिका आहिस्ते से साइड से निकलने की कोशिश करने को हुई तो वंश ने उस तरफ अपनी बाहों का घेरा बना दिया। जब उसने दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की तो वंश ने उस तरफ भी वही किया। अब तो कृतिका की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। वंश अपनी इंटेंस आंखों से उसे ही देख रहा था। उसके नजरों की तपिश को कृतिका बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह वंश की तरफ एक नज़र उठाकर देखने के बाद दोबारा अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वंश उसके होठों के बेहद करीब आकर बोला, तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ वाइफी, जो तुम सुबह करना चाहती थी। ये सुनकर तो जैसे कृतिका की सांसें ही थम गई। वह इससे पहले कि कुछ बोल पाती, वंश ने अपने होठों को कृतिका के होठों से जोड़कर उसे किस करने लगा। थोड़ी देर तक उसके होठों को किस करने के बाद उसने कृतिका को रिलीज कर दिया। वह उसके नेक की तरफ झुक गया और उन्हें बड़े प्यार से किस करने लगा। वंश के इस तरह से छूने से कृतिका सहने लगी। उसकी पकड़ वंश की बॉडी पर कस गई। वंश ने खुद को कंट्रोल करते हुए आहिस्ते से कृतिका की नेक को बाइट कर लिया और उससे अलग हो गया। कृतिका के गाल अब तक शर्म से गुलाबी हो चुके थे। वह ब्लश करते हुए वंश को धकेलकर बाहर डाइनिंग एरिया में आ जाती है। वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। वंश स्माइल करते हुए बाहर आता है और कृतिका के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। कृतिका को अभी वंश को फेस करने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह उसकी तरफ आंखें उठाकर देख भी नहीं रही थी। सुमित्रा आंटी ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। वह भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गईं।
सभी आराम से ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी सुमित्रा आंटी की नज़र कृतिका की नेक पर गई। वह कृतिका की तरफ देखकर बोली, कृतिका बेटा, ये तुम्हारी नेक पर क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें काटा है। उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा आंटी की बात सुनकर कृतिका एकदम से सकपका गई। वह उनकी तरफ देखते हुए बोली, वो आंटी वो। वंश कृतिका की तरफ अपनी शरारत भरी आंखों से देखते हुए बोला, हाँ बताओ क्या हुआ है तुम्हारी नेक को? उद्धरण चिन्ह। कृतिका अब क्या ही बोले। वह सुमित्रा आंटी को ये तो नहीं कह सकती थी कि यह वंश की उसे दी हुई लव बाइट है। वह कुछ सोचते हुए बोली, वो आंटी मैं जब बाथरूम में थी तो किसी जहरीले कीड़े ने मुझे काट लिया। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर कृतिका राहत की सांस लेती है। वही वंश कृतिका की तरफ आंखें छोटी करके घूरते हुए मन में बोला, सीरियसली वाइफी, मैं तुम्हें जहरीला कीड़ा लगता हूँ? वही सुमित्रा आंटी अपनी फिक्र भरी टोन में बोली, कृतिका बेटा, मैंने बाथरूम की सफाई तो अच्छी तरह करवा दी थी, पर पता नहीं कहाँ से ये कीड़ा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका सुमित्रा आंटी की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, डोंट वरी आंटी, मुझे नहीं लगता अब ये जहरीला कीड़ा दोबारा आएगा, सो यू जस्ट रिलैक्स। ये कहने के बाद कृतिका अपनी साड़ी से उस बाइट मार्क को छिपाने की नाकाम कोशिशें करते हुए वंश की तरफ एक नज़र देखती है, जो आंखें छोटी करके उसे ही देख रहा होता है। ब्रेकफास्ट के बाद वंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर कृतिका भी ऑफिस चली जाती है। वंश कृतिका की नेक पर लव बाइट बनाकर बहुत खुश था। उसने ये जानबूझकर ही किया था ताकि कृतिका का वो सो कॉल्ड एम्प्लॉय उस मार्क को देखकर ये समझ जाए कि वो किसी और की है। आदित्य हॉस्पिटल में दीक्षा के साथ रहकर ही अपने सारे काम निपटा रहा था। आज वंश ही पूरे ऑफिस को संभालने वाला था। इसके लिए उसने पहले ही अपनी कमर कस ली थी। वहीं आदित्य अपने लैपटॉप पर वंश की भेजी हुई सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा था। इन सबको देखकर वह सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर अब तक उसे कोई क्लू नहीं मिल पाया था। आदित्य समझ चुका था कि जिस किसी ने भी ये किया है उसने इस प्लान पर बहुत वक्त किया है और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ उसने धावा बोला था। पर वो चाहे जो भी हो, आदित्य को उस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला था।